बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या सामने आई है, और दो मेजर प्लेयर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं, और इनका इस रिहाई के हवाले से क्या कहना है, और जायजा लेंगे इमरान खान की रिहाई में इस वक्त कौन कौन सी बड़ी रुकावटें हैं। और फिर राय साहब, आज महमूद अचकजई साहब ने इमरान खान के लिए एक पैगाम दिया, और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी खबरदार किया, और उन्होंने इमरान खान को क्या नाम देकर पुकारा है, यह भी हम शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर फजल रहमान साहब की तारीफ की है खान साहब की तरफ से, और किस बुनियाद पर इनकी तारीफ की गई, और इस वक्त क्या पैगाम इमरान खान को बाहर से उनकी जमात दे रही है फजल रहमान साहब के हवाले से। राय साहब, गंदुम स्कैंडल, अब इस हुकूमत का बचना जो है वो शायद मुश्किल हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स को उसके तोहफे को बेचने की बुनियाद पर आपने उसे जेल में डाला, इलेक्शन से दूर किया, उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा कर दिया गया। अब तोशाखाना के दीगर तहाइफ के हवाले से भी सब कुछ एक पुराना प्लान जो है वो नई पैकिंग के साथ मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन यहां पर जिन्होंने कौम को बेच दिया, जिन्होंने मुल्क को बेचकर खा गए, और पूरी की पूरी जमात जो है वो चोर निकली, और जब गवाहियां भी दी जा रही हैं, और वज़ीर आज़म इस वक्त कटहरे में है, जैसे बुला लिया गया है, इसका भी हाल अहवाल रखेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन राय साहब, सबसे हम आज खान साहब की रिहाई के हवाले से बात करना बहुत ही ज़रूरी इसलिए भी है, क्योंकि हमने पिछले 8 दिनों के अंदर एक गिरोह जो निकला, और निकलते साथ ही उन्होंने इमरान खान की रिहाई का बाकायदा तौर पर प्लान जो है वो टेबल किया। राय साहब, इस प्लान में कहा गया कि आप एहतजाज नहीं करेंगे, आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करेंगे, आप सियासत से अपने आप को दूर करेंगे, आप जहाज में बैठेंगे और उड़ जाएंगे, इस मुल्क में आपका कुछ नहीं है। ये प्लान था या फिर ये किसी की ख्वाहिश थी? प्लान तो ये होता ना कि दोनों कुछ ऐसे, कुछ बात मानी जाती और कुछ मनाई जाती, लेकिन ऐसा लगा कि फोर्स किया गया इमरान खान के सामने इस पूरे जो 5 निकाती फार्मूला जिसे नाम दिया गया। क्योंकि अगर खान साहब ने ये करना होता तो इतनी सजाएं काटने के बावजूद इमरान खान अपने बयानिए पे डटे रहे, करना होता तो पहले दिन ही कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राय साहब, क्या लगता है आपको, खान साहब की रिहाई में सबसे बड़ी अब रुकावट क्या है? खान साहब की रिहाई फौरी हो सकती है? मुझे तो लगता है कि खान साहब की रिहाई फौरी हो सकती है अगर वो ये तमाम 5 निकाती जो एजेंडा आपके सामने रखा गया मान लें, तो फौरी तौर पर रिहा हो जाएंगे। तो क्या रिहाई होगी, कब होगी? इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल खामोशी है। फजल रहमान का बयान आया, आर्मी चीफ ने बयान दिया कि हमें आईनी हदूद का मालूम है, हमें मत बताओ। और फिर उसके ऊपर दोबारा बयान आया कि आपको अपनी आईनी हदूद का बखूबी मालूम है, लेकिन आप तजावज कर जाते हैं। राय साहब, ये क्या हो रहा है? फजल रहमान साहब को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भरे मजमों में बयानात देना शुरू कर दिए? और मैं आपको इसलिए ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं, अपने सुनने वालों के सामने भी, कि राज साहब 1 साल हो गया, 9 मई होने को पूरा 1 साल हुआ चाहता है, और वो बयानिया जो बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, अदालतों ने किसी को सजा नहीं दी। जिन अदालतों से सजा हुई और फिर उसको माफ भी कर दिया गया, अगर सबूत होते तो अब तक तो इमरान खान को इस केस में भी सजा हो चुकी होती। तो रिहाई खान साहब की कब मुमकिन है? खासतौर पे दोबारा से 9 मई के बयानी पे ख्वाजा आसिफ ने डिटेल गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये रियासत पर हमला करते हैं, ये रियासत के दुश्मन है और इस जमात को खत्म कर देना चाहिए, यानी इनके खिलाफ बाकायदा कानून साजी करके इन्हें पार्लिमान की सियासत से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। देखें हाशमी साहब, इसके पीछे 2 वाकयात हैं जो कि बैकग्राउंड में हुए हैं, और बड़े दिलचस्प वाकयात हैं, लेकिन इन वाकयात को हाईलाइट उस तरीके से नहीं किया गया, या जिन खबरों के साथ जोड़ के मिलाकर इन वाकयात को पढ़ना चाहिए था, इन दिलचस्प वाकयात को उस तरह से पढ़ा नहीं गया। इस वजह से ये तासुर बना कि फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बावजूद कि इस्टेब्लिशमेंट ने, यानी आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने जब ये बयान दिया कि हम अपनी आइनी हदूद को जानते हैं, लेकिन दीगर लोगों से भी और दीगर इदारों या दीगर अफराद से भी तवक्को रखते हैं कि वो भी अपनी आइनी हदूद की पासदारी करें,
और इज़हार आज़ादी राय का गलत इस्तेमाल ना करें। अब जिस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये बयान सामने आया तो सिर्फ फजलुर रहमान की जानिब से नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये ओपन सीक्रेट है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी आइनी हदूद को 75 साल से एक मरतबा नहीं, हर दौर में इस्टेब्लिशमेंट अपनी आइनी हदूद को क्रॉस करती है। अब इसके पीछे जो एक हैपनिंग हुई है यानी अचानक, वो आप ये देखें कि एक ऐसी सूरत हाल में जब फजलुर रहमान इस्टेब्लिशमेंट के साथ हेड ओवर हो गए, क्योंकि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पैगाम था वो स्पेसिफिक कोई फजलुर रहमान के लिए नहीं था, वो पैगाम था सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के लिए, वो पैगाम था इमरान खान साहब के लिए जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, जिनके पीछे 87% अवाम खड़े हैं, जिनके मैंडेट को कुचलने के लिए इदारों ने अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ किया, जिनमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है और जस्टिस फैज़ ईसा का इदारा सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है इस फ्रॉड और शर्मनाक रियासत के अंदर। तो फजलुर रहमान जिनके मुतल्लिक स्पेसिफिक बात नहीं की गई थी, जब उन्होंने आर्मी चीफ को जवाब दिया और डायरेक्ट जवाब दिया कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि आपको अपनी आइनी हदूद का इल्म है, आपको इल्म तो होगा लेकिन ये बात सबको पता है कि आप अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ करते हैं और बार बार करते हैं। तो उसके बाद आप देखें कि केपी में एक हैपनिंग हुई है। केपी के जो गवर्नर थे, ये केपी के गवर्नर पीडीएम के दौर में ये फजलुर रहमान के बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, बड़ा नाजुक रिश्ता है, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार। और ये पीडीएम की जब गवर्नमेंट आई थी तो फजलुर रहमान को नवाजा गया था कि चले उनके रिश्तेदार को ये केपी का गवर्नर बनाया जाए। पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया था वफाक में वजारतें लेने से और वफाक में हुकूमत लेने से, लेकिन फजलुर रहमान का स्टेटमेंट आया और फैसल करीम कुंडी जैसा एक आम सा सियासतदान जिसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, जिसका कोई सियासी कद काट नहीं है, आप देखें कि उन्हें गवर्नर केपी बना दिया गया। तो ये क्या हुआ है, ये मैसेज किसको दिया गया है? ये मैसेज दिया गया सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है, नून लीग को भी, कि एक तो हम ये गवर्नर केपी के ओहदे से फजलुर रहमान के जो अजीज़ हैं, जो रिश्तेदार हैं, इनको हटा रहे हैं। ये कोई शहबाज शरीफ ने तो नहीं हटाया, नवाज शरीफ ने तो नहीं हटाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो कभी भी नहीं चाहते कि वो फजलुर रहमान जैसी एक ऐसी कुव्वत जो कि मजहबी क्लाउड रखती है, जो उनके लिए रेंट ए क्राउड का काम करते रहे हैं, जो उनको आगे जाकर भी काम आ सकते हैं, कि उनको इतना ऑफेंड कर दें। ये असल में फजलुर रहमान ने जिनको ऑफेंड किया उन्होंने एक अपना बदला उतारा है और पीपल्स पार्टी को नवाज दिया है। अच्छा, अब होगा क्या? पीपल्स पार्टी के हिस्से में गवर्नरशिप आ गई। आसिफ अली जरदारी, ये मैं सतारतन कह रहा हूं कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी का दोबारा सदर बनना ये क़यामत की निशानी है। हाशमी साहब, मैं बहुत दफ़ा कोशिश करता हूं, जब मैं खबरें पढ़ रहा होता हूं, जब मैं मैगजीन्स पढ़ रहा होता हूं, जब मैं अखबारात पढ़ रहा होता हूं, तो जब ये सदर का नाम लिखा होता है ना, सदर का लफ्ज़ आसिफ अली जरदारी के साथ, मैं बहुत कोशिश करता हूं वो रवानी में पढ़ने की, लेकिन आसिफ अली जरदारी के साथ सदर का लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाता। वो रवानी में सदर के आसिफ अली जरदारी के साथ पीछे लाका सदर का नहीं पढ़ा जाता। मेरे जहन में आ जाता है कि एक ऐसा शख्स जिसकी वजह शोहरत मिस्टर 10% है, जिसको आलमी मीडिया ने मिस्टर 10% कहा, जो कि बम्बिनो सिनेमा के टिकट्स फरोख्त करके सियासत में आया, ब्लैक करके। टिकट फरोख्त करना तो कोई बुरी बात नहीं है, ब्लैक करना एक करप्ट प्रैक्टिस है। और उसके बाद पाकिस्तानी सियासत में इन्हीं के ऊपर इसी फौज ने, यही फौज थी, इसने में बताया कि आसिफ अली जरदारी के जो करीबी साथी हैं डॉक्टर आसिम, उन्होंने आसिफ अली जरदारी के कहने पर 440 अरब रुपए की करप्शन की। डॉक्टर आसिम को इसी फौज ने और इसी रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। उसके बाद जो आसिफ अली जरदारी का जाली अकाउंट स्कैंडल सामने आया, इनके एक करीबी बैंकर दोस्त के साथ मिलकर इसी फौज ने बताया कि अरबों रुपए लूट लिए गए।
तो या तो फिर हमें यह बता दें कि फौज उस वक्त गलत कह रही थी, जो उस वक्त रेंजर छापे मार रही थी वो गैर कानूनी थी, एक तकरीर की जाए एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से और यह कहा जाए कि डॉक्टर आसिम के ऊपर हमने कौम को गुमराह किया था, कोई 440 अरब रुपए की करप्शन नहीं हुई थी। आसिफ अली जरदारी के ऊपर जो फौज ने केसेस बनाए थे, जो फौज ने खुद कहा कि ये जाली अकाउंट केसेस जो हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, जिसके ऊपर प्ली बार्गेन भी करने की कोशिश की आसिफ अली जरदारी ने, तो वो आसिफ अली जरदारी सदर भी बन गए। अब चूंकि इमरान खान साहब को दबाना है या उन कुव्वतों को दबाना है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक बोल्ड स्टैंस ले रही हैं, तो इसके नतीजे में पीपल्स पार्टी के मजे हो गए, नून लीग के मजे हो गए। सदारत के बाद उनको केपी की गवर्नरशिप भी मिल गई। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? फजलुर रहमान किस पे तनकीद करेंगे? क्या वो आसिफ अली जरदारी पर तनकीद करेंगे? क्या वो शरीफ खानदान पर तनकीद करेंगे? अब आप देखेंगे कि फजलुर रहमान की तोपों का रुख दोबारा GHQ की तरफ होगा। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो एस्टैब्लिशमेंट का हो रहा है, पहले भी एस्टैब्लिशमेंट का हुआ है। तनकीद किस पे हो रही है? एस्टैब्लिशमेंट पे हो रही है। अब भी तनकीद किस पे होगी? एस्टैब्लिशमेंट पर होगी। अब आ जाए जो फार्मूला बना और दो जनरल्स जो इसके अंदर मुबैना तौर पर एक्टिव हैं, एक 4 स्टार जनरल, एक एयर मार्शल, एक ब्यूरोक्रेट मुशाहिद हुसैन सैयद का नाम लिया गया, मोहम्मद अली दुर्रानी जिनको एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है, और इसी तरह वो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में वजीर इतलात भी रहे। और मुझे याद है कि मैं जियो न्यूज़ में जब था और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में जियो न्यूज़ पर हमला किया गया था, हामिद मीर साहब उस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ थे और इस्लामाबाद के ऑफिस में, तो ये मोहम्मद अली दुर्रानी उस वक्त आए थे माफ़ी मांगने के लिए हमसे कि ये बड़ी गलती हो गई और एक इदारे के ऊपर हमें हमला नहीं करना चाहिए था। ये गालबन 2005 का वाक़या है। तो ये मोहम्मद अली दुरानी जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, ये भी मुशाहिद हुसैन सैयद भी एस्टैब्लिशमेंट की बोली बोलते हैं। तो ये 4-5 लोग जिनमें एक 4 स्टार जनरल का कहा गया। अच्छा, 4 स्टार जनरल के ऊपर एक बड़ी दिलचस्प बात है आशमी साहब, ये कल जो हम फोन पे भी डिस्कस कर रहे थे, अपनी कुछ बातें भी डिस्कस कर रहे थे, वो T20 वर्ल्ड कप हमने कैसे देखना वो भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये जो 4 स्टार जनरल का जिक्र किया गया है इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 4 स्टार जनरल कौन हो सकते हैं। 4 स्टार जनरल तो वो होता है जो कि आर्मी चीफ के ओहदे पर जिसको तरक्की दे दी जाए या जिसको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया जाए, यानी जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है जो कि आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल होता है अगर उसने कोर कमांड की हो या सीनियरिटी में वो कोर कमांड करने के साथ सीनियरिटी लिस्ट में भी हो, तो वो लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर 3 स्टार जनरल होता है, चाहे वो जितना मर्जी सीनियर हो। यानी ये जो 76वें लॉन्ग कोर्स के जितने जनरल रिटायर हुए, जनरल फैज हमीद, जनरल अजहर अब्बास, ये जनरल नोमान, ये सारे जो जनरल थे ये लेफ्टिनेंट जनरल थे ना। तो 4 स्टार जनरल के मुतल्लिक बात की गई कि एक 4 स्टार रिटायर्ड जनरल भी इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान मुज़ाकरात करवाने के लिए एक फार्मूला नईम लोधी साहब के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं या तैयार कर चुके हैं। और जनरल नईम लोधी का यह भी दावा है कि आर्मी चीफ के ऑफिस से उनको मुबैना तौर पर कोई जवाब भी मिला है। तो अब ये 4 स्टार जनरल कौन हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ वो 4 स्टार जनरल बने थे, ज़ाहिर है जब वो आर्मी चीफ बने, लेकिन वो तो फौत हो चुके हैं। जनरल कियानी उनके बाद 4 स्टार जनरल थे। जनरल कियानी के मुतल्लिक कोई भी नहीं कह सकता कि वो इस फार्मूला पर ऑन बोर्ड होंगे, क्योंकि उनके दौर में उनके भाई के करप्शन के किस्से तो बहुत ज़्यादा सामने आए। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जनरल कियानी को एक थिंकर और एक फिलासफर आर्मी चीफ कहा जाता था और हमारे इलाके से उनका ताल्लुक है। लेकिन एक मरतबा उनसे सवाल किया गया कि आपके भाई की जो करप्शन है DHA में, इस पर आप क्या कहेंगे? तो मुबैना तौर पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरा भाई अगर कुछ कर रहा है तो इसमें मुझे क्या पता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन उसमें फिर सवाल ये खड़ा किया गया कि आप तो ये दावा करते हैं कि अफगानिस्तान में कोई परिंदा पर मार जाए, काबुल में और कंधार में, तो उसकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी आपके पास होती है। तो अगर आपके भाई ने इतने बड़े पैमाने पर करप्शन की तो उसकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं थी। तो ये खैर पाकिस्तान में हमेशा से ये सिलसिला चलता आया। तो 4 स्टार जनरल, उसके बाद
यानी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, जनरल क्यानी, उसके बाद जनरल राही शरीफ, वो 4 स्टार जनरल थे, लेकिन वो भी नहीं हो सकते। फिर जनरल नदीम रजा जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थे, मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त कोई सियासी तौर पर एक्टिव होंगे, कोई सियासी मसालतकारी करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इस वक्त जो पिछले 15-18 साल के अंदर जो 4 स्टार जनरल गुजरे हैं, उनमें से तो कोई मुझे नज़र नहीं आता कि कोई मसालतकारी कर रहे होंगे। कोई आपको या हमारे व्यूअर्स को का कोई गैस है तो वो गैस करके बताएं। लेकिन बहरहाल ये जनरल नईम लोधी का और अंसार अब्बासी साहब जिन्होंने ये खबर शाया की द न्यूज़ में, ये उनका दावा है। एक एयर मार्शल की भी बात की गई, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं एयर चीफ की नहीं, एयर मार्शल की भी बात की। अब इस पूरी सूरत हाल में जो आपने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई की कुंजी किसके पास है, इमरान खान साहब की रिहाई की कुंजी खुद इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब अगर आज चाहें, आज जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इमरान खान साहब अगर आज चाहें और इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दे दें कि मुझे आपकी एक शर्त मंजूर है, इमरान खान साहब हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले रिहा हो जाएंगे। इमरान खान साहब अगर आप आज ये कह दें कि वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, इमरान खान साहब हमारा प्रोग्राम अभी एडिट होके व्यूअर्स के सामने जाएगा नहीं। एडिट तो हमारा प्रोग्राम होता नहीं, लाइव ही जाता है, यानी जो यूट्यूब पे अपलोड करने में 30 मिनट लगते हैं। तो इतनी देर में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जिनके पीछे 87% अवाम खड़ी है, जिनकी वजह से पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल बैकफुट पे जाना पड़ा है, जिनकी वजह से पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस आ गई है, जिनकी वजह से आर्मी चीफ को यह बयान देना पड़ गया कि हमें अपनी आईनी हदूद का पता है, वो क्यों कोई ऐसा इकदाम करेंगे एक ऐसे मौके पर जब इमरान खान साहब एक ऐसे नाकाबिले तस्खीर फाते के तौर पर सामने आए हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उनकी बी टीम जस्टिस फायज ईसा, उनकी बी टीम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, आसिफ अली जरदारी का खानदान, शरीफ खानदान जैसे करप्ट नासिर, अंकल सरगम जिनको मैं कहता हूं इस्तारतन अनवारुल हक काकड़, और ये पूरा निजाम इमरान खान साहब के हाथों इबरतनाक शिकस्त से दो चार हो गया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में। तो इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब किसी ऐसे समझौते के नतीजे में रिहाई नहीं चाहेंगे जिसके मुतल्लिक ये तासुर बने कि इमरान खान साहब ने कोई डील कर ली। मुज़ाकरात के जरिए इमरान खान साहब की रिहाई वो इसलिए हो सकती है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस बने बोगस तरीन, इनमें इमरान खान साहब को इंसाफ मिलने में इतनी ताखीर कर दी गई कि इस जबर की भी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो अब मुज़ाकरात करके इमरान खान साहब को देर से ही सही इमरान खान साहब के ये केसेस ख़त्म करके मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान साहब की जो 3 शराइत हैं कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हमारे बेगुनाह कारकुनों को रिहा किया जाए और उसके बाद PTI का मैंडेट वापस किया जाए। तो इन शराइत के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो, इमरान खान साहब रिहा हो, बुशरा बीबी साहिबा को, तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए। तो ये कुंजी इमरान खान साहब के पास है। और अगर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात नहीं होते तो तब भी हाशमी साहब कितना अरसा और अदालतें, इस तारतन मैं कह रहा हूं कि अवाम की नज़र में जलीलो रुसवा होंगी, सुप्रीम कोर्ट अवाम की नज़र में और कितना अरसा रुसवा होगी। जस्टिस फायज ईसा जिनकी रिटायरमेंट में कुछ 5.5 महीने रह गए हैं, वो और कितने रुसवा होंगे इमरान खान साहब की रिहाई को रोककर। इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह मजीद जेल में रख लेंगे, तब भी इमरान खान साहब ने रिहा होना है। तो अगर इमरान खान साहब 6 महीने बाद भी आपके जबर के बावजूद रिहा हो जाएंगे तो अभी उनके साथ मुज़ाकरात करके मुल्क को आगे ले जाने के लिए और इस मुल्क में माशी इस्तेकाम लाने के लिए उनको आप ऑन बोर्ड लें। वरना ये तारीख बताती है हाशमी साहब, ये तारीख बताती है कि जब अवाम एक फैसला कर लें और एक तरफ खड़े हो जाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई फौज, कोई हाई कोर्ट, कोई इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। और ये कोई छोटा मुल्क तो नहीं है। अगर तो ना ये कोई 5,000 लोगों के रहने वाला एक जजीरा हो तो
आप कहें जी 87% लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं तो उनमें से 4000 को हम कंट्रोल कर लेंगे। 25 करोड़ लोगों का, 25 करोड़ अफराद का मुल्क है, 25 करोड़ लोग इसके अंदर बसते हैं। तो कितने लोगों को अगवा किया जा सकता है, कितने लोगों को लापता किया जा सकता है। मुराद सईद ने यह बात की, उसने कहा कि उन्होंने कहा कि आप 100 जुबानें खींचते हैं तो 400 जुबानें मजीद चलना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ये जुबानें खींचने का जो अमल है ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इसका कोई फायदा नहीं है। ये तो साबित हो गया ना 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, कितनी जुबानें आपने खींची, क्या उसका कोई नतीजा निकला 8 फरवरी 2024 को? 8 फरवरी 2024 को वो निजाम जो इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहा था, अवाम ने उस निजाम की जुबान खींच ली, उस पूरे निजाम की और उस निजाम से जुड़े किरदारों की जुबान खींच ली। तो इसलिए जरूरी यह है कि इमरान खान साहब का ये जो जुमला है कि कोई भी लीडर अपने फौज के खिलाफ लड़कर जीत भी जाए तो मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये फौज मेरी है, पाकिस्तानियों की फौज है, मेरी और आपकी फौज है, हर पाकिस्तानी की फौज है, कोई इस मुल्क की फौज के खिलाफ मनफी बात नहीं करना चाहता, उनसे सवालात नहीं करना चाहता। और इसके लिए जरूरी है कि मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन करवाया जाए। हाशमी साहब, एक और बड़ी दिलचस्प बात हुई है जो कि डाउन प्ले किया है मीडिया ने। अब तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर को मुखातिब करके कि इस मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन करवाएं या फिर आप ही कंट्रोल संभाल लें, वरना यह मुल्क आगे नहीं जा सकता। मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि बहुत हो गया आपकी एजेंसियों का मजाक, तो इसलिए इस मुल्क को आगे चलने दें। तो जब इतनी तनकीद हो रही है, शाहिद खाकान अब्बासी ये जो एक नई मुबैना तौर पर पार्टी बन रही है, इनकी जानिब से भी, कौम परस्तों की जानिब से, जो मजहबी जमातें हैं उनकी जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिख दिया, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने यह कह दिया हमें अफगानिस्तान के नंबरों से धमकाती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। तो अब आप बताएं कि क्यों इस्टेब्लिशमेंट इतनी बदनामी मोल ले रही है, इतनी तनकीद अपने ऊपर क्यों ले रही है? इस शरीफ खानदान के लिए जो आपको आंखें दिखा रहा है, जिसने आपको आंखें दिखा के इसहाक डार को जबरदस्ती डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर और यही इस्टेब्लिशमेंट जो है ये मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना के तौर पर लेके आए थे, और इसहाक डार को जब इक्तिसादी राब्ता कमेटी की रुकनियत से हटाया इस्टेब्लिशमेंट ने, तो इन्होंने आंखें दिखाई इस्टेब्लिशमेंट को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया इसहाक डार को। तो जब आपके ऊपर वो भी चढ़ाई कर रहे हैं और जावेद लतीफ ये कह रहे हैं कि फौज ने 90 करोड़ रुपए में ये नशिस्तें बेची हैं, और ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मुआवजों ने 90 करोड़ रुपए खाए हैं, तो ये आपके खिलाफ घेरा, ये भी तंग कर रहे हैं। तो कहीं से तो आपके लिए ठंडी हवा आनी चाहिए, और ये ठंडी हवाएं आपके लिए चलती थी पाकिस्तानी अवाम की जानिब से। खुद आर्मी चीफ ने बड़ी जबरदस्त बात की, बहुत वाइज बात की कि कोई भी फौज अवाम से ताकत हासिल करती है। तो अवाम और फौज के दरमियान फासले कौन पैदा कर रहा है? शरीफ खानदान और आसिफ अली जरदारी, क्योंकि अवाम उनसे सियासी तौर पर नफरत करती है। अगर अवाम ने उनको इलेक्ट किया होता, इस्टेब्लिशमेंट को उनके साथ खड़े होना चाहिए था। जब अवाम ने उनको रिजेक्ट किया तो इस्टेब्लिशमेंट को अवाम के साथ खड़े होना चाहिए था, ताकि इस्टेब्लिशमेंट अवाम से अपनी ताकत हासिल करे। तो ये तो एक अननेचुरल काम है, ये हो ही नहीं सकता। हाशमी साहब, ये अननेचुरल काम है, ये हो नहीं सकता। आप ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़ है, आप कहें कि मैं चांद जो है वो दिन को 1 बजे निकलेगा और सूरज रात को 2 बजे निकलेगा, आप जो मर्जी कर लें, इसको इस्तारतन कहते हैं कि टिल का जोर लगा लें, ये नहीं हो सकता। नहीं आप 87% लोगों के दिल बदल सकते। 9 मई के मुतल्लिक जो बयानिया बनाया गया, अगर उस पर पाकिस्तानियों ने यकीन किया होता, हर पाकिस्तानी को अपनी फौज से लगाव है, हर पाकिस्तानी को अपने शोहदा पर फख्र है, मुझे आपको। अगर शोहदा की बेरुमती पीटीआई ने की होती, अगर की होती और पीटीआई उसके अंदर इन्वॉल्व होती, तो क्या आप समझते हैं, यानी फौज के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद तो कहते हैं कि जी मजामती बयानिया मकबूल होता है, लेकिन शोहदा की बेरुमती का बयानिया कहीं भी मकबूल नहीं होता, दुनिया के किसी मुल्क में मकबूल नहीं होता। अगर ऐसा हुआ होता तो लोग इस पर यकीन करते और इमरान खान साहब को वोट ना देते। इसका मतलब यह है कि लोगों ने वो बयानिया मुस्तरद कर दिया है। अब भी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी मईशत के लिए और पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत
और पाकिस्तान के वो स्टेक होल्डर जो 75 साल से पाकिस्तान की सियासत पर असर और रसूख रखते हैं, ये फ्री एंड फेयर तरीके से एक मैकेनिज्म बनाए मुल्क को आगे चलाने के लिए और इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए। कि गंदुम स्कैंडल में तहकीकात और रिपोर्ट पीर तक मुरतब करके पेश करने की हिदायत कर दी है। आम लोगों को शायद ये बात नहीं मालूम। हम अपने इस प्लेटफॉर्म से उन तमाम लोगों के सामने ये खबर रख दें राय साहब कि जब हुकूमत पीडीएम की जा रही थी, उसके आखिरी महीने में बाकायदा तौर पर यह हुक्मनामा दिया गया, जारी किया गया कि जनाब आप गंदम जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। और वो हुकूमत किसकी थी राय साहब? शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गई और फिर उसके बाद जो निगरान हुकूमत आई, उस हुकूमत के अंदर ये मामला जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, यानी गंदम आती गई। और फिर राय साहब एक और भी काम हुआ है, वो मैं चाहूँगा कि वो आप बताएं कि इस हुकूमत ने आने के बाद जो है वो गंदम कितनी पाकिस्तान में इंपोर्ट की और कहाँ थी ये हुकूमत सोई हुई थी और क्या हो रहा था? देखें हाशमी साहब, एक तो शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद, यानी निगरान हुकूमत जाने के बाद, और शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद भी 98 अरब रुपए से जायद की गंदम इंपोर्ट की गई है शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद भी। तो इसका मतलब यह है कि पहले निगरान हुकूमत ने मेगा करप्शन की है और उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने भी उस बहती गंगा में हाथ धोए हैं और 98 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करके अरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम के शहबाज शरीफ ने भी लूटे हैं। अब जो दो चोर आपस में आमने सामने आए हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि अनवारुल हक काकड़ जो हैं, ये असल में वादा माफ गवाह बन गए। ये जो इन्होंने हनीफ अब्बासी को ये कहा कि फार्म 47 के मुतल्लिक अगर मैं राज खोल दूँ तो पूरी नून लीग यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और हनीफ अब्बासी ने कहा कि मैं कसम उठा के कहता हूं कि तुम चोर हो। तो ये दो चोर जो आपस में लड़े हैं, अब पता ये चला है कि ये दोनों गंदम चोरी में भी इक्वल पार्टनर थे और इस करप्शन में भी बराबर के हिस्सेदार थे। अब इसमें अनवारुल हक काकड़ को कौन लेके आया था? नून लीग तो कहती है, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट की कबील से ताल्लुक़ रखते थे, हमारा तो कोई अमल दखल नहीं था, वो इनको लेके आए। अच्छा, अगर अनवारुल हक काकड़ को 100% बात ठीक है कि एस्टैब्लिशमेंट लेके आई थी, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को भी एस्टैब्लिशमेंट लेके आई, तो इसका मतलब यह है कि सारी तनकीद पीटीआई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे ट्वीट भी किया कि एस्टैब्लिशमेंट के लाए हुए शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के लाए हुए अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान को गंदम के बदतरीन बहरान से दो चार कर दिया और अरबों रुपए की करप्शन का स्कैंडल आ गया। अच्छा, एक सरमायाकारी काउंसिल जो कायम की गई थी आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर की सदारत में, वैसे तो ये समझा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो कभी भी चेयर नहीं करते। जिस कमेटी में आर्मी चीफ बैठे हों, जाहिर है कि पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम है, कोई भी आर्मी चीफ हो तो वही उसको चेयर करते हैं। तो ये कहा गया था कि ये कोई 500 अरब रुपए की सरमायाकारी आ जाएगी, पहले मरले में 25 अरब रुपए की सरमायाकारी आ जाएगी, लेकिन वो ज़राअत के शोबे में कोई सरमायाकारी तो नहीं आई, लेकिन ज़राअत के शोबे में पाकिस्तानी कौम को कोई कुल मिलाकर 200 अरब रुपए का टीका लग गया, 200 अरब रुपए का। और अगर आप वो गंदम जो निगरान हुकूमत के दौर में गैर कानूनी तौर पर इंपोर्ट की गई है, अगर उसको आप मिला लें तो ये फिगर कोई 310-315 अरब रुपए का बनता है। 310-315 अरब रुपए का मतलब यह है कि आईएमएफ के पैर पकड़कर, आईएमएफ की मिन्नतें करके, आईएमएफ के तरले करके, अवाम पर टैक्सों का बोझ लाद कर जो हमने उनसे किस्त हासिल की है, वो शरीफ खानदान और अनवारुल हक काकड़ खा गए। जितने पैसे हमने आईएमएफ के से तरले करके लिए हैं, उतने पैसे गंदम स्कैंडल में शरीफ खानदान और अनवारुल हक काकड़ खा गए हैं। अब इसके ऊपर अभी तक कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ज़राए से भी खबर नहीं आई, क्योंकि आमतौर पर अगर डीजी आईएसपीआर कोई ट्वीट ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, तो ज़राए से खबर ज़रूर चला दी जाती है कि तशवीश है इस किस्म के स्कैंडल पर फ़ौज को, क्योंकि ये तो फ़ौज ने कहा था सरमायाकारी काउंसिल के ज़रिए ज़राअत में बहुत वसी पैमाने पर सरमायाकारी होगी। तो सरमायाकारी तो नहीं हुई, उल्टा 300 अरब रुपये जो है ये पाकिस्तानी कौम के जो है वो लूट लिए गए। अब अनवारुल हक काकड़ की पेशियाँ तो हो रही हैं, लेकिन
इसमें अगर अनवारुल्लाह काकड़ के ऊपर हाथ डालकर उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया, उनको सज़ा हुई, तो इसके अंदर दो इसके नताइज होंगे। एक तो अनवारुल्लाह काकड़ ये भी कहेंगे ओके, अगर मुझे सज़ा दे रहे हैं, ठीक है मैंने करप्शन किया है, तो फिर मुझसे जो आप लोगों ने धांधली करवाई है मैं उसके पोल खोल दूंगा। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी इतना आसान नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट को भी वो धमकाएंगे कि मैं पोल खोल दूंगा कि मुझे किस तरीके से मजबूर किया गया धांधली पर। तो दोनों चोर हैं, दोनों कॉम्प्रोमाइज हैं, दोनों के पास एक दूसरे के राज हैं। इसलिए क्या अनवारुल्लाह काकड़ के खिलाफ नवाज शरीफ की और राना सनाउल्लाह की जो ख्वाहिश है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। मुश्किल लग रहा है कि ये कार्रवाई होगी, लेकिन अमली तौर पर तो ये साबित हो गया है कि इलेक्शन भी रिग था। और इसको तो मैं इस तरीके से इंटरप्रेट करता हूं कि पीटीआई की 80-85 नशिस्तें जो हैं ये असल में साबित हो गया कि ये पीटीआई की 80-85 नशिस्तें इन्होंने मारी हैं और असल नताइज पीटीआई के यही हैं कि 175 से 180 नशिस्तें उन्होंने हासिल की। तो अब इस पूरी सूरत हाल में अगेन मैं ये कहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट, अगर ये हमारी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होती है तो इस फोरम पर कभी ये गौर किया जाएगा कि पिछले 2 साल में जो कुछ हुआ है इसमें फौज ने क्या हासिल किया, इस्टेब्लिशमेंट ने क्या हासिल किया, उनको क्या फ़ायदा हुआ है ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने से, क्या कोई फ़ायदा हुआ है? अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो कौम के सामने लाया जाए। कोई एक हल्का ऐसा है जिसकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं हो रही, वो हल्के जो इस्टेब्लिशमेंट पर कभी भी तनकीद नहीं करना चाहते वो भी कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही जैसे लोग, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि इस मुल्क को कैसे आगे बढ़ाना है। क्या वो शरीफ खानदान जो 3 मरतबा इस मुल्क को लूट के फरार हुआ, उनकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट अपनी साख को मुकम्मल तौर पर कोलैप्स करेगी, उनकी वजह से मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा? तो इसके बाद भी इस्टेब्लिशमेंट को क्या मिलेगा? क्योंकि राना सनाउल्लाह ये पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को दे चुके हैं कि नवाज शरीफ चीफ साहिबान की एक्सटेंशन के हक में नहीं है। तो इसका मतलब तो हुआ कि कोई फ़ायदा तो नहीं है। तो इसलिए मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो आइनी और कानूनी इकदाम हैं, उन आइनी और कानूनी इकदाम के ज़रिए पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए और इलेक्शन से रिलेटेड जो पीटीआई का मैंडेट लूटा गया है उसकी वापसी के लिए जो कॉम्पनसेशन होती है वो जनरल लोधी के फार्मूले के तहत जो एक विन विन सिचुएशन हो स्टैब्लिशमेंट के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए, उस विन विन फार्मूला पर पहुंचना चाहिए।